वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंडेम करता हूँ, मज़ामत करता हूँ जो गिरफ्तारियाँ पंजाब की फैशिस्ट हुकूमत ने परसों रात से शुरू की हैं, हमारे वर्कर्स की, हमारे एक्टिविस्ट की, जो लाठीचार्ज वकला के ऊपर, निहत्ते मासूम वकला के ऊपर कल उन्होंने किया। ये फैशिस्ट हुकूमत की पुलिस ने, मर्सनरी पुलिस, जिसका सीनियर मोस्ट ऑफिसर का नाम है डॉक्टर उस्मान, जो कि टाउट है शरीफ ख़ानदान का और जो सिर्फ और सिर्फ एक मर्सनरी पुलिस फोर्स को लीड कर रहा है जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं। हम लोग इसकी शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। हम मुज़ामत करते हैं। रेहाना डार साहिबा को अभी थोड़ी देर पहले अरेस्ट किया गया। वो एक ज़ईफ़ुल उमर खातून है और हम लोग डिमांड करते हैं कि हमारे सब के सब लोगों को फिल फौर रिहा किया जाए, क्योंकि 9 मई वो दिन था जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 से 16 साथियों को, निहत्ते नौजवान साथियों को गोलियां मार के शहीद किया गया था। ख़वातीन व हज़रात, मैं यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हदायत जो उन्होंने डायरेक्टली मेरे इन साथियों की मौजूदगी में मुझे इंस्ट्रक्ट किया, और मुझे आज अपने आबाई गांव हरीपुर में होना चाहिए था। 9 मई के हवाले से हमारी वहाँ पे रैली थी, पर मुझे हुक्म मिला कि मैं यहाँ पे डियाले में आऊँ, क्योंकि बहसीत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरे कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शन मुझे दी हैं और मुझे ये हुक्म जारी किया है कि यहाँ पे मैं आपको आगाह करूँ। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बेपनाह इज़्ज़त, अहमियत और रुतबा दिया, और इसलिए क्योंकि उन्होंने काम भी अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बारहा बार ये अहकामात दिए कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी को वायलेट नहीं करना, यानी कि पार्टी पॉलिसी के दायरे के अंदर रहना है और उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी। और ये बारहा बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को हदायत जारी की। बदकिस्मती से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये कहा कि शेर अफजल मरवत साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मफादात को और जो इंटरेस्ट को और जो निहायत ही उम्दा हमारे ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ, और बिलखसूस वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के जो ज़ाती ताल्लुकात हैं वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, उनको शेर अफजल मरवत साहब ने बेपनाह उन्होंने नुकसान पहुंचाया अपनी मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके, और उससे सऊदी अरेबिया और मोहम्मद बिन सलमान साहब के और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ताल्लुकात पे असर जो पड़ रहा था, वो वज़ीर-ए-आज़म साहब इमरान खान साहब ने इसका स्ट्रिक्टली बहुत शदीद नोटिस लिया। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस हुई, दिसंबर 2022 में और मार्च 2023 में। और ये कॉन्फ्रेंसेस इसलिए हुई क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के बेहतरीन ताल्लुकात हैं हमारे क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ, वलीअहद साहब के साथ और सऊदी अरेबिया की हुकूमत के साथ। और वलीअहद जनाब
मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इन कॉन्फ्रेंसेस में एक कलीदी किरदार अदा किया। ख़वातीन व हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये बराह रास्त हुक्म जारी किया है कि शेर अफजल मरवत साहब को कोर कमेटी से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी से फिल फॉर अलहदा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसके अलावा ये डायरेक्शन और हुक्म जारी किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी इस चीज़ का फैसला करे कि शेर अफजल मरवत साहब के ख़िलाफ़ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये भी डायरेक्शन और अहकामात जारी किए हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को फिल फॉर एक शो कॉज नोटिस दिया जाए और उनसे उनकी जवाब तलबी इमीडिएटली ली जाए। यहाँ पे मज़ीद डिटेल्स मेरे कॉलीग जनाब रऊफ़ हसन साहब हमारे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन देंगे, और यहाँ पे मैं ये कहता चलूँ ख़वातीन व हज़रात कि तोशा खाना केस में आसिफ जरदारी ने जो 3 गाड़ियाँ बग़ैर इजाज़त के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए वो ली थी, अभी उसकी वो इस्तिस्ना लेना चाह रहे हैं। मियां नवाज शरीफ ने 2 गाड़ियां ली और इनकी कीमत जो लागू हुई थी वो 6 लाख थी, और ये भी गैर कानूनी तौर पे ली गई थी, और इसका मैं जिक्र कौमी असम्बली में भी कर चुका हूँ, फ्लोर ऑफ द हाउस में। मरियम नवाज साहिबा ने ये गाड़ियाँ अपनी डिक्लेयर ही नहीं की अपने असासों में। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने मोहतरम सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के हवाले से बात करूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जनाब सदर आरिफ अलवी साहब को एक निहायत अहम ज़िम्मेदारी सौंपी है, और वो इसको इंशाअल्लाह ताला एक्सिक्यूट करेंगे और मुकम्मल करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बातचीत की हमारे वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याज़ी साहब से, और वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याज़ी साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सियासी सूरत हाल से आगाह किया, और उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इंस्ट्रक्शंस और अहकामात जारी किए कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर न्याज़ी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी में फिल फॉर उनका नाम शामिल किया जाए। रऊफ़ साहब, ओवर टू यू जनाब। थैंक यू उमर अयूब साहब। बहुत मेहरबानी उमर साहब, उन तमाम चीज़ों के साथ जो कि सेक्रेटरी जनरल साहब ने आपके सामने बयान की हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। उनमें से एक इंस्ट्रक्शन है कि 3 उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि 3 रिट पिटिशंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने उनके साथ जमा कराई जाएँ। एक रिट पिटिशन उसमें उस CCTV फुटेज के लॉस की होगी जो कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर 9 मई को जो क्लेम किया जाता है कि अटैक्स हुए थे, तो वो सारी CCTV फुटेजेस महफूज होनी चाहिए थी। तो इस सिलसिले में हम एक पिटिशन दायर करेंगे कि उन CCTV फुटेजेस को प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। दूसरी रेट पिटिशन उन्होंने हमें हुक्म दिया है कि 16 PTI के वर्कर्स जिनको 9 मई को शहीद किया गया बाय फायरिंग एट देम एट पॉइंट ब्लैंक रेंज, उनके उस सिलसिले में जवाब तलबी की जाए उन इंस्टीट्यूशन से जो रिस्पॉन्सिबल हैं इन शहादतों के। तीसरी रेट पिटिशन उन्होंने हमें इस हुक्म दिया है कि जो काकड़ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो थे काकड़ साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है हनीफ अब्बासी के साथ गुफ्तगू करते हुए कि उन्होंने जब उनको कहा कि आप गंदम चोर हैं, तो उन्होंने जवाब में उन्हें कहा कि
तुम इस किस्म की गुफ्तगू ना करो, क्योंकि अगर मैंने फॉर्म 47 के बारे में आवाम को बता दिया तो तुम जो है किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सो हम पिटीशन मूव करने जा रहे हैं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब को कोर्ट के सामने लाया जाए और उनसे स्टेटमेंट ली जाए और हक़ाइक़ जो हैं जिसका उन्होंने रेफरेंस दिया है वो कुलियतन जो है वो उसको आवाम के सामने उजागर किया जाए जी। और ये जो फॉर्म 47 का ड्रामा था, इसके नतीजे में ही पाकिस्तान में एक पपेट और एक क्रिमिनल हुकूमत जो है उसको आवाम के ऊपर इम्पोज किया जाए। तो अगर ये इसके ऊपर कोर्ट जो है ये इसको हेयर करेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो ये जो इस हुकूमत की जो कि इस मुल्क के ऊपर इम्पोज की गई है बाई थ्रू फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस एंड सो मेनी अदर थिंग्स, इसका जो है असल हकीकत जो है वो आवाम के सामने आश्कार हो सकेगी। इसके अलावा ये तो 3 रिट्स हो गई जी। इसके अलावा इमरान खान साहब ने ये भी हुक्म दिया है कि वो जी हाँ, ये भी मैं बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं जो कि ये फुटेजेस वगैरह CCTV फुटेजेस वगैरह जो है जो कि प्रोड्यूस नहीं की जा रही, ये लंदन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। जो लंदन प्लान इम्प्लीमेंट किया गया ये उसकी इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आवाम के सामने आना चाहिए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये भी हमें हुक्म दिया है कि उनके ख़िलाफ़ उनके ऊपर जो असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हुई थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके बारे में भी उन्हें कहिए कि जो CCTV फुटेजेस हैं उसकी जो कि नहीं प्रोड्यूस की जा रही, उन्होंने डिमांड किया है कि वो भी प्रोड्यूस की जाए। इसके अलावा PMI के इमरान खान साहब ने ये भी कहा है हमें कि हम मूव करें कोई पिटिशन जिसमें कि ये कहा जाए कि कमिश्नर रावलपिंडी जिन्होंने सारा कट्टा चट्टा जो था इनका वो खोल दिया था अपनी स्टेटमेंट के दौरान कि किस तरीके से उनकी सुपरविजन में 17 सीटों के ऊपर फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस कंडक्ट करवा के जो हारे हुए लोग थे उनको जितवाया गया। हम ये पिटिशन में ये कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब जो पिछले 2 महीने से गायब कर दिए गए हैं उस स्टेटमेंट देने के बाद, उनको रिकवर किया जाए और उनको भी अदालत के सामने पेश किया जाए। बैक टू सेक्रेटरी जनरल साहब जी। यहाँ पे ये भी आप अच्छा, यहाँ पे ख़वातीन और हज़रात, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ को उजागर किया है कि 9 मई का प्लान जो था वो लंदन प्लान का हिस्सा था, और उन्होंने कौम को ये याद दिलाया कि जिस तरह 9 मई 2023 एक सोची समझी साजिश थी, इसी तरह 11 मार्च 1971 भी एक सोची समझी साजिश थी। उस वक्त जनरल याहिया साहब मिले थे शेख मुजीबुर रहमान साहब से और उन्होंने तारीख फिक्स की थी, उसका तयन किया था कि नेशनल कौमी असम्बली का सेशन उस वक्त कौन सी डेट को बुलाया जाएगा। और जिस वक्त वो वापस रावलपिंडी आए तो अगले दिन शाम ही मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया था ईस्ट पाकिस्तान में, और उसके नतीजे में पाकिस्तान को नातलाफी नुकसान पहुंचा और ईस्ट पाकिस्तान हमसे 16 दिसंबर 1971 को अलहदा हो गया। ये वो दिन था जो कि पाकिस्तान की तारीख में सही मानी में ब्लैक डे आप करार दे सकते हैं। और इस चीज़ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ये जोर दिया कि जनरल याहिया साहब का जो उनके एक्शंस था या उनके फैसले थे वो फर्द वाहिद जनरल याहिया साहब के अकेले थे, ना कि इंस्टीट्यूशन या फौज के या आर्म्ड फोर्सेस के। मैं फिर रिपीट करता हूँ, इमरान खान साहब ने जोर कहा कि ये एक्शंस इंस्टीट्यूशन या मुसल्लह अफवाज की नहीं थे, ये फर्द वाहिद उस वक्त जनरल याहिया के थे। और इसी तरह लंदन प्लान के जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी फर्द वाहिद का है और उस पे इंस्टीट्यूशन या मुसल्लह अफवाज का रोल नहीं है, ये एक आदमी का है। इसके साथ साथ ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे आपसे तफसील से
बात हो गई है और आपका मैं यहाँ पे यही गुजारिश करूँगा कि अभी हमारे सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब बात करें डिटेल में और आपको ब्रीफ करें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सारी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने मोहतरम इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को बिल्कुल सेहतमंद, खुश और खुर्रम इस माना करके एक बड़ा लीडर जो पाकिस्तान की फ़िक्र कर रहा है, सारी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये वो लीडर है जो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा पॉपुलर आदमी है। क्यों? इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी सर्वे हो जाए, इस इलेक्शन ने साबित कर दिया कि 70 से 80% तक इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है। इस वक्त दुनिया में कोई लीडर ऐसा नहीं है, कोई लीडर ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल करता हो। तो इमरान खान साहब ने सारी, मैंने उनसे हिदायत सुनी है। ख़ास तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनको इस बात का बड़ा अफसोस था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसके अंदर फ़ौज को बहस की बुनियाद बना दिया गया। इसके अंदर ये बात भी हो गई, और फ़ौज के हवाले से एक आर्गूमेंट मैं देना चाहता हूँ जो उमर अयूब साहब ने भी दिया, मैं भी देना चाहता हूँ कि ये कहा गया कि फ़ौज के अंदर के जो लोग मुलव्वस थे 9 मई के अंदर, उनको सज़ा दे दी गई। मगर मेरा सवाल ये है कि ख़ुद भी आपने यही कहा कि सारी फ़ौज तो मुलव्वस नहीं थी, सारी फ़ौज को तो सज़ा नहीं दी, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोगों के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाया और सारी पार्टी को बंद करने की फ़िक्र में है, सारी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। क्या ये इंसाफ है? हम भी समझते हैं कि फ़ौज सारी इस चीज़ में मुलव्वस ही नहीं है। उमर अयूब साहब ने कहा कि चंद लोग हैं, मगर आपने सारी पार्टी को बैन करने के चक्कर में सारी पार्टी का सिंबल लिया गया, सारी पार्टी को दबाया गया, सारी पार्टी पर आज भी जुल्म किया जा रहा है। तो ये एक मंतिक है जो बिल्कुल गलत। दूसरी बात ये कि फ़ौज को बहस की बुनियाद बना दिया, यानी ये आपका स्किल सेट नहीं है, सियासत आपका स्किल सेट नहीं है। और पिछले सिपाही सालार ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने चलते चलते ये बात कही कि अब आइंदा फ़ौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। इसका मतलब उन्होंने इकबाल किया इस बात का कि जब तक तो फ़ौज हिस्सा ले रही थी सियासत में, अब नहीं लेगी। फिर आप कहते हैं जी फ़ौज का कोई हाथ नहीं, फ़ौज का इंतखाबात के अंदर कोई हाथ नहीं है। एक एक बच्चा जानता है, लाखों क्लिप्स मौजूद हैं कि फ़ौज ने इंतखाबात के अंदर कैसे इंटरफियर किया। तो सारी फ़ौज की बदनामी की बुनियाद बन रहे हैं। क्या ज़रूरत है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? आपने फ़ौज को नुकसान पहुँचाया, फ़ौज की ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुँचाया, फ़ौज के बिजनेसेस का शोशा छोड़ दिया आपने, वो बाइस बहस बन गए। और इस वक्त हाल ये है कि क्रिटिसिज्म आपने पूरी फ़ौज पर इनवाइट किया। चंद लोगों का काम है, इलेक्शन के अंदर जो मैंडेट छीना गया उसकी ज़िम्मेदारी सब लोग जानते हैं। हज़ारों क्लिप्स मौजूद हैं जिसके अंदर कुछ अहलकार ज़िम्मेदार हैं, कुछ अहलकार मौजूद हैं। और जब आप आकर ये कहेंगे कि नहीं ऐसे हम लोग मौजूद, कोई फ़ौज का इसमें हाथ नहीं है, फ़ौज का यकीनन हाथ नहीं है, मगर कुछ लोगों का फ़ौज के अंदर से कुछ लोगों का हाथ उसके अंदर है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात के अंदर इस बात का इम्कान है। तीसरी बात आपने ये कही कि जी माफ़ी मांगी जाए, तो मुझसे का सवाल हुआ लाहौर में, तो मैंने ये कहा कि माफ़ी वो मांगे जिस पर जुल्म हो रहा है, या माफ़ी उनको मांगनी चाहिए जो जुल्म की बुनियाद बन रहे हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है। मैं इस जुल्म के बावजूद सारी कौम खड़ी है इमरान खान साहब के साथ, और मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो उम्मीद की किरण है, इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि ज़मीन को पहचाना जाए। इस वक्त अक्लमंदी का तकाजा ये है कि वो फ़ौज मेरी जिसने बड़ी खिदमत अदा की हैं, जिसके लोग शहीद हुए हैं, उस फ़ौज को बदनाम करना मैं समझता हूँ ये बहुत ही ख़राब एक्ट है। और इस अंदाज से ना आपका स्किल सेट है सियासत, ना सियासत में इंटरफेरेंस होना चाहिए, और सियासत से दूर रहकर जिन लोगों को कौम ने मैंडेट दिया है उनके ऊपर भरोसा करें। ये सोचना और ये कहना कि नहीं 70% पाकिस्तान के लोग और नौजवान गलत हैं और हम चंद लोग सही हैं, ये तो बिल्कुल एक गलत मंतिक है जो तबाही की तरफ ले जाएगी। ये बात भी मैं आपसे उजागर करता चलूँ और बताता चलूँ कि ये सारी जो स्टेटिस्टिक्स लेकर आए कि जी
7% लोगों ने ये भी वोट नहीं दिया इमरान खान को, ये 3% को, तो ये 1 साल से 18 साल के लोगों को भी इन्वॉल्व कर लिया इन्होंने। होता ये है कि अगर गलत कोई काम किया जाए, इलेजिटिमेट काम किया जाए, तो जो लोग कर रहे होते हैं वो लेजिटिमेट अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिटिसाइज करते हैं, और नतीजा ये है कि जमहूरियत के ऊपर तनकीद चल रही है। इंस्टीट्यूशन ऑफ जमहूरियत का एक नया इंटरप्रेशन दे रहे हैं कि जी ये 31% लोगों ने वोट दिया। मैं कहता हूँ अगर फॉर्म 45 पर देखा जाए तो 50-60% लोगों ने वोट दिया। अगर और 18 साल से नीचे के बच्चों को देखना है तो 80-90% जो हैं वो इमरान खान के साथ होंगे। तो कौन से खाते आप खोल रहे हैं? यानी ऐसे बोलना जो स्किल सेट आपका नहीं है, सियासत आपका काम नहीं है। जब सियासत में बोलेंगे तो नतीजा ये होगा कि लोग पत्थर के घर के अंदर रहकर जब ईंटें फेंकोगे तो शीशे के घर में रहते हुए जब ईंटें फेंकोगे तो पत्थर वापस आएंगे। तो खुदा के वास्ते मेरी फ़ौज को बचाएं, हैं? खुदा के वास्ते ऐसा ना करें कि मेरे इंस्टीट्यूशंस को तबाह करें। ये इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कौम के हैं। और अगर ये कहा जाए कि जी ये इदारे और ये बिजनेसेस फ़ौज के चल रहे हैं, इसमें किसी से पैसा नहीं लिया गया, तो पाकिस्तान के टैक्स पर, पाकिस्तान के टैक्स एग्जेम्पशंस पर, पाकिस्तान की ज़मीनों पर ये इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। ये इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं, इससे हमें बिल्कुल कोई इनकार नहीं। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो 9 मई के ज़िम्मेदारान हैं, तहकीक़ात करो और तहकीक़ात के करके सबको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें हमारा इत्तेफाक है। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और ये पैगाम, और मैं मीडिया से गुजारिश करता हूँ कि हक़ और इंसाफ के साथ खड़े हो। इंस्टीट्यूशन आप भी बहुत बड़े हैं, ज़ोर ज़बरदस्ती के बावजूद, जैसे ये मेरे सारे भाई मेरे हीरोज़ हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और खड़े रहे, मैं चाहता हूँ कि मीडिया भी इसी तरह से खड़ा रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, मेहरबानी। आप जब सदर मुमलिक के ओहदे पे फाइज थे, उस वक्त भी आपने सालसी की कोशिश की थी, 1-2 मुलाकातें भी करवाई थी इमरान खान की। क्या आज जो मुलाकात थी आपकी, क्या कोई पैगाम लेके आए थे? क्या कोई रास्ता आपको नज़र आ रहा है कि निकल सकता है? जी, रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। जो कौम जिस 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? अच्छा, और अगर कोई ऐसा आदमी होता जिसका विजन छोटा होता, वो कहता नहीं मेरी इंसल्ट है, अगर तुम कहते हो बात नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। ये इमरान खान है जो इस इंसल्ट के बावजूद ये कहता है कि अगर कौम को बचाना है तो बातचीत ज़रूरी है। तो अभी भी बातचीत का रास्ता ही है, कोई जंग का रास्ता नहीं है। और जब आप पुरअमन लोगों को, जब आप जमहूरियत पर भरोसा करने वाले नौजवानों को आप नाउम्मीद करेंगे, तो मुझे ख़तरा ये है, मुझे डर ये है कि कहीं ये दूसरी तरफ ना निकल जाएं। तो ये पाकिस्तान इमरान खान का क्रेडिट है, उसका एहसान है कि इन सारे प्रोवोकेशंस के बावजूद वो कहता है कि आइन के दायरे में रहकर हमने काम करना है, पुरअमन रहकर काम करना है। तो ये उसका क्रेडिट है, बड़ा लीडर है वो। अलवी साहब, आपने कहा आइन के दायरे में रह के गुफ्तगू करनी है, तो आइन के दायरे में रह के सियासी जमातों से क्यों गुफ्तगू नहीं हो सकती है? जिसने पार्लियामेंट के हिस्से हैं, मेरे सब अपोजिशन लीडर है, तो और दूसरी पार्टी से क्यों गुफ्तगू करना? अच्छा जी, असल में काम ये है, आप लोग पहचानते हैं ताकत किसके पास है। फ़िलहाल ये सियासी जमातें तो मुलव्वस हैं फॉर्म 47 के अंदर, इनका तो कोई सरोकारी नहीं है हुकूमत के अंदर। ये तो दिमाग की ईंटों पर ये मईशत का सच्चा रास्ता कैसे बन सकता है? ये मईशत की उम्मीद लगाई है हम सब ने कि मईशत बेहतर होगी। कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हर तरफ झूठ हो, हर इंस्टीट्यूशन के पीछे झूठ हो और मईशत की दीवार सच्ची खड़ी हो जाएगी? तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की मईशत के साथ, पाकिस्तान की साख के साथ, मेरी फ़ौज की साख के साथ एक मजाक किया जा रहा है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़तरनाक कैफियत है। इसके साथ एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर दूं जी कि इन 3 जमातों के अलावा हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इन टच हैं, उनके साथ हम एंगेज कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN और MQMP, क्यों हम उनके साथ एंगेज नहीं कर रहे? क्योंकि वो हमारे मैंडेट जो चोरी किया गया था वो उनकी कशकोल में डाला गया है, ये उसकी बेनिफिशरीज हैं। ये खान साहब का स्टांस है। ये बताइएगा कि एक तरफ 9 मई है, खान साहब जेल में है, आपकी लीडरशिप की परेशान है। ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर भी ग्रुपिंग हुई है, जिस तरह शेर अब्दुल मरवत ने आप पे, शिबली फराज पे इल्ज़ामात लगाए कि आप उसकी रुकावट बन गए हैं चेयरमैन पब्लिक अफेयर्स कमेटी में, और खान साहब से मुलाकातों में भी आप हायल हो गए। तो क्या वजह है, इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करूं कि सेक्रेटरी जनरल की पोजीशन पे मैंने कभी खान साहब को नहीं कहा, उनका डायरेक्ट हुक्म आया था।
बल्कि मैंने उनको कहा था सर आप रिकन्सिडर करें, उन्होंने कहा नहीं तुमने करना है, और ये मेरे ख्याल 26 मई था 2023, नंबर 1। नंबर 2, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए मैंने कभी नहीं कहा, खान साहब का हुक्म डायरेक्टली आया था। चीफ व्हिप के लिए आमिर डोगर साहब का अनाउंस खान साहब ने किया था। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए खान साहब ने अनाउंस किया था, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। जहाँ तक ये बात हो गई, दूसरी चीज़ अडयाला जेल में कोई मिलना ना मिलना वो मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं तो ख़ुद, आप सारे साथी, आपको मालूम है, मैं 8 दफ़ा आया था और मुझे रिफ्यूज़ हुआ था, और 2 बार मेरी, आज ये तीसरी मुलाकात मेरी हो रही है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। तो ये तो बात उधर ख़त्म हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन आती है, वो अखबार पढ़ते हैं, वो देखते हैं, परखते हैं। आप याद रखें, उन्होंने ये पार्टी अपने हाथों से बनाई है, उनको अपने एक एक खिलाड़ी के बारे में पता है, मालूम है। तो जो वो एक्शन लेते हैं वो एक्शन लेते हैं बहैसियत फाउंडर चेयरमैन। सो लिहाजा मेरा ख्याल है ये बात गलत हो गई, और आज भी मुझे समन किया गया था। मैंने आपको बताया मेरा तो हरीपुर में आज रैलीज़ का प्रोग्राम था, आज मुझे समन किया गया इधर, और ये इंस्ट्रक्शंस सदर साहब के, रऊफ़ हसन साहब के, डोगर साहब के और PM न्याजी साहब के, और यहाँ पे सरदार साहब के मौजूदगी में ये सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आते सहित ही वज़ीर आज़म साहब ने डायरेक्टली उन्होंने थैंक बताया। यू, शुक्रिया जी, चलें। थैंक यू, हो गया, थैंक यू।